उत्तराखंड देवस्थानम सरकार ने देवस्थानम बोर्ड को लेकर बड़ा फैसला ले लिया है। सरकार ने चारधाम देवस्थानम बोर्ड को भंग किया। नए वेरिएंट को लेकर धामी सरकार हुई सतर्क। सीएम ने प्रदेश में सैंपल जांच के बढ़ाने के आदेश दिए। सीएम धामी ने किसानों को दी बड़ी राहत। 28 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाया गया गन्ने का मूल्य। सरकार ने कहा किसानों की आमदनी बढ़ाने पर फोकस। नमस्कार, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। मैं आपके साथ सोनकर सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। तमाम बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी जानकारी इस वक्त उत्तराखंड से सामने आ रही है। उत्तराखंड सरकार का देवस्थानम बोर्ड को लेकर बड़ा फैसला सामने आया है। सरकार ने चारधाम देवस्थानम बोर्ड को भंग किया। ये बड़ी जानकारी सीधे उत्तराखंड से इस वक्त। देवस्थानम बोर्ड को लेकर पंडित पुरोहितों ने सवाल उठाए थे। लगातार प्रदर्शन पुरोहितों की तरफ से किया जा रहा था। भारी विरोध और प्रदर्शन के बाद सरकार ने ये कदम उठाया है और बोर्ड को खत्म कर दिया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का फैसला पलट दिया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने देवस्थानम बोर्ड को भंग कर दिया। इस बोर्ड का लंबे समय से विरोध हो रहा था और तीर्थ पुरोहित इसे भंग करने की मांग कर आंदोलन भी कर रहे थे। माना जाता है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत की कुर्सी साधु संतों की नाराजगी की वजह से ही चली गई थी। देखिए, पिछले दिनों देवस्थानम बोर्ड को लेकर लगातार विभिन्न प्रकार के सामाजिक संगठनों ने, तीर्थ पुरोहितों ने, हक हकूकधारियों ने और जो पंडा समाज के लोग हैं, तीर्थ पुरोहित समाज के लोग हैं, विभिन्न प्रकार के जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, हमने सभी से बात करी है। सभी के सुझाव आए हैं, सभी के विचार आए हैं। और इसके साथ साथ मनोहर कांत ध्यानी जी ने जो हमने उनके स्तर पर एक उच्च स्तरीय समिति बनाई थी, उस कमेटी ने भी अपनी रिपोर्ट हमको दे दी है। हमने सारे विचारों पर, सारे पहलुओं पर सारा विचार करते हुए हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि हम इस अधिनियम को वापस ले रहे हैं और आगे चलकर हम सभी से बात करके जो भी उत्तराखंड राज्य के हित में होगा उस पर जो है आगे हम कार्रवाई करेंगे। तो सभी से बात करेंगे, लेकिन फिलहाल हम इस अधिनियम को वापस ले रहे हैं। तो देवस्थानम बोर्ड को भंग कर दिया गया है। आपको बता दें, देवस्थानम बोर्ड का गठन जनवरी 2020 में हुआ था। कब क्या क्या हुआ है वो आपको बता दें। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इसका गठन किया था। तो पूर्व सीएम की तरफ से देवस्थानम बोर्ड का गठन किया गया था। बोर्ड गठन से 51 मंदिरों का नियंत्रण राज्य सरकार के पास आ गया था। उत्तराखंड में चारों धामों का नियंत्रण भी सरकार के पास आ गया था। तीर्थ पुरोहित इस फैसले को वापस लेने की मांग पर अड़े हुए थे। पुरोहितों का कहना था कि बोर्ड ने मंदिरों पर उनके परंपरागत अधिकार को खत्म कर दिया। तो कब क्या हुआ आपको बता दें। 27 नवंबर 2019 उत्तराखंड चारधाम देवस्थानम प्रबंधन विधेयक को मंजूरी मिली। 5 दिसंबर 2019 सदन से देवस्थानम प्रबंधन विधेयक पारित हुआ। 14 जनवरी 2020 देवस्थानम विधेयक को राजभवन ने मंजूरी दी। तो कब क्या हुआ ये आपको बता रहे हैं। उसके बाद तारीख आई 24 फरवरी 2020 की। देवस्थानम बोर्ड में मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किए गए। तो 24 फरवरी को अधिकारी नियुक्त किए गए। देवस्थानम बोर्ड के विरोध में तीर्थ पुरोहितों का धरना प्रदर्शन 24 फरवरी 2020। 21 जुलाई 2020 की तारीख आई और इस दिन हाईकोर्ट ने सांसद सुब्रमण्यम स्वामी की ओर से दायर जनहित याचिका को खारिज किया। फिर 15 अगस्त 2021 सीएम ने गठित उच्च स्तरीय समिति का अध्यक्ष मनोहर कांत ध्यानी को बनाया। 25 अक्टूबर 2021 उच्च स्तरीय समिति ने सरकार को अंतरिम रिपोर्ट सौंपी। 30 अक्टूबर 2021 की तारीख आई। उच्च स्तरीय समिति में 4 धामों से 9 सदस्य नामित किए गए। 29 अक्टूबर 2021 को मंत्रिमंडलीय उप समिति ने रिपोर्ट का परीक्षण कर मुख्यमंत्री को रिपोर्ट सौंपी। 27 नवंबर 2021 तीर्थ पुरोहितों ने बोर्ड भंग करने के विरोध में देहरादून में आक्रोश रैली निकाली। फिर तारीख आई 28 नवंबर 2021 की और इस दिन उच्च स्तरीय समिति ने मुख्यमंत्री को अंतिम रिपोर्ट सौंपी। और अब
फैसला हो गया है, बोर्ड को भंग कर दिया गया है। विशाखा चौधरी मेरे साथ जुड़ गई हैं तमाम जानकारी के साथ। विशाखा, हम दर्शकों को जानकारी दे रही थी कि कब कब क्या हुआ है देवस्थानम बोर्ड के मुद्दे को लेकर के। आज भंग कर दिया गया देवस्थानम बोर्ड का, जो लगातार विरोध किए जा रहे थे पुरोहितों की तरफ से भी, राजनीतिक दल दबाव बना रहे थे। क्या इन दबाव के चलते ही उत्तराखंड सरकार को ये फैसला लेना पड़ा? जी बिल्कुल सोनिका, देखिए से जब सांसद है उनकी अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई और लगभग 25 अक्टूबर को जब 89 पेजों की रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंप दी गई, तभी से यह निश्चित हो चुका था कि या तो मुख्यमंत्री चुनाव से पहले इस फैसले को वापस लेकर जो भी विवादित मुद्दे हैं उनको खत्म करेंगे, जो कि मुख्यमंत्री ने जब से कुर्सी संभाली है लगातार कर रहे हैं, या फिर यदि इस मुद्दे को वापस नहीं लिया जाता, बोर्ड को खत्म नहीं किया जाता, तो चुनाव तक के बाद तक इस पर जो असमंजस है वो बनी रहेगी और चुनाव के पहले देवस्थानम बोर्ड का कोई मुद्दा सुलझने वाला नहीं है। लेकिन 100% जो अंदाजा था वो यही था कि मुख्यमंत्री क्योंकि नहीं चाहते, खासतौर पर तीर्थ पुरोहितों की नाराजगी को नहीं चाहते, और जब से मुख्यमंत्री धामी ने कुर्सी संभाली है उन्होंने राज्य के हर विवादित मुद्दे को या जो भी पिछले 4 सालों में सरकार की, जनता की, आम लोगों की, तीर्थ पुरोहितों की, जनता के जिस भी वर्ग की नाराजगी रही है उसको दूर करने का पूरा धामी के द्वारा प्रयास किया गया। और ये फैसला पहले से पूर्वानुमानित था, जो कि राजनीतिक विशेषज्ञ हैं या जो भी भारतीय जनता पार्टी के, राज्य सरकार के सत्ता पक्ष के लोग हैं उनके द्वारा यही कहा जा रहा था कि पूरे तरीके से, और जो भी आप कहिए कि एक अनुशासनात्मक जो तरीका है, मुख्यमंत्री ने कमेटी बिठाई, पूर्व सांसद उसके अध्यक्ष बनाए गए, कहीं भी विपक्ष को आप कहिए कि एक तरीके से हमला करने की कोई उम्मीद नहीं छोड़ी गई धामी के द्वारा। हर तरह से हर बिंदु पर चर्चा करने के बाद एक संगठनात्मक तरीके से इस फैसले को उन्होंने वापस लिया और कहा यही गया उनके द्वारा कि जो भी तीर्थ पुरोहित है, क्योंकि उनकी नाराजगी बहुत अधिक थी, हर आप कहिए कि जिस तरीके से 4 धामों की, क्योंकि हजारों सालों से वहां पर जो तीर्थ पुरोहित है, जिनके परिवार हैं, उनकी जो आस्था है वो बनी हुई है और एक बड़े तबके की जो रोजी रोटी है वो 4 धाम यात्रा से, या जो भी आध्यात्मिक यात्राएं होती है या जो भी वहां पर पूजा अर्चना होती है जिन मंदिरों में, उनसे उनका घर चलता है। तो उसमें सरकार का दखल अंदाजी करने का कोई मतलब नहीं बैठता, और यदि ऐसे लोगों का, ऐसे तीर्थ पुरोहितों को जाहिर तौर पर नाराजगी है तो उनकी नाराजगी को सरकार के द्वारा दूर कर दिया गया। और जो भी बोर्ड 51 मंदिरों के तहत बनाया गया था, 4 धाम यात्रा का, चारों धामों का जो नियंत्रण सरकार के पास आया था वो इस बोर्ड के रद्द होने से खत्म हो गया। और देखिए, जो विवादित मुद्दा पिछले कई महीनों से विपक्ष को मिला हुआ था, लगातार विपक्ष हमले बोल रहा था राज्य सरकार पर, और आम जनता में भी कहीं ना कहीं खासतौर पर उन 4 जिलों के लोगों का जहां पर 4 धाम स्थित है वहां से जो विरोध है वो लगातार सामने आ रहा था। तो धामी के द्वारा इस विरोध को खत्म कर दिया गया और बहुत ही आप कहिए कि अनुशासनात्मक तरीके से इस फैसले को उनके द्वारा वापस लिया गया। जी विशाखा, अब अगर बात तीर्थ पुरोहित की जाए तो उनकी तरफ से क्या प्रतिक्रिया मिल रही है? क्या नाराजगी अब खत्म हो गई उनकी? जी बिल्कुल सोनिका, देखिए, अब नाराज रहने का या विरोध करने का कोई जो कारण है वो सरकार के द्वारा नहीं छोड़ा गया, और जिस तरह से जो भी मांगे थी तीर्थ पुरोहितों की वो पहले ही आप समझिए कि इस फैसले के वापस होने के बाद पूरी हो जाती हैं, और अब विरोध नहीं लगता कि किसी भी तीर्थ पुरोहितों का या फिर जो भी वहां के हक हकूकधारी है उनका कोई विरोध रहेगा सरकार से या कोई नाराजगी रहेगी। सरकार के द्वारा, मुख्यमंत्री के द्वारा फिलहाल चुनाव से पहले एक बड़ी सौगात जो है वो तीर्थ पुरोहितों को, या आप कहिए कि देवभूमि के जो भी आध्यात्मिक लोग हैं, जो भी चारों धामों से या मंदिरों के तहत जो भी तमाम रीजन थे, जो भी कारण थे पुरोहितों के नाराज होने के, सरकार ने वो कारण ही खत्म कर दिए। बहुत शुक्रिया विशाखा, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। सीधा खटीमा लिए चलते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस वक्त संबोधन कर रहे हैं। हमारे सैनिक, पूर्व सैनिक, हमारी वीर नारियां, हमारे माताएं, बहनें, बड़े बुजुर्ग, उपस्थित मेरे सभी नौजवान युवा साथियों, हमारे पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, मैं सबसे पहले तो आज अपने इन सभी वीर सैनिकों को और इस खटीमा की वीर को मैं नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। प्रथम विश्व युद्ध हो या द्वितीय विश्व युद्ध हो या पेशावर कांड हो या देश की आजादी की लड़ाई हो या आजादी के बाद के युद्ध हो, इस धरती के वीरों ने
हमेशा आगे की पंक्ति में रहकर अपना कौशल दिखाया है और अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। मैं उन सभी को अपना नमन करना चाहता हूं। घाटी से नौजवानों से पूछा जाए कि आप जीवन में क्या करना चाहते हो, तो उनका जवाब होता है कि सेना में जाकर भारत मां की सेवा करना चाहता हूं। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, वीर भोग्या वसुंधरा, और वीर ही वसुंधरा का भोग करते हैं। ये वीरों की वीरता ही है, ये सुनिश्चित करती है कि कोई भी राष्ट्र शांतिपूर्वक रहकर उन्नति के मार्ग पर कैसे अग्रसर होगा। ये हमारे देश के लिए गौरव की बात है कि हमारे देश के वीर सैनिकों ने आजादी के बाद हुए हर संघर्ष में शौर्य और वीरता का परिचय दिया है। चाहे वो 1962 के भारत चीन का युद्ध हो, 1965 व 71 का पाकिस्तान के साथ युद्ध हो, या अभी परिस्थितियों में कारगिल की चोटियों पर लड़ा गया युद्ध हो, या सितंबर 2016 और 2019 में सर्जिकल स्ट्राइक द्वारा पाकिस्तानी सैनिकों और आतंकवादियों का खात्मा करना हो, हर जगह सेना के वीर जवानों ने यह दिखा दिया कि भारत पर आक्रमण करना तो दूर, कोई आंख भी उठाएगा तो भारतीय सेना उसको नेस्तनाबूद कर देगी। और बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है। अभी हमारे देश के सैनिकों ने गलवान की घाटी में जिस प्रकार से चीन की सेना के छक्के छुड़ाने का काम किया, वो पूरी भारत की सेना और सेना के मनोबल को बताता है। हमारी सेना का मूल रूप से एक घोष वाक्य रहा है, राष्ट्र प्रथम। इसके लिए जवान अपना सर्वस्व अर्पित करने को हमेशा तैयार रहते हैं। उत्तराखंड की देवभूमि ने लाखों वीर सैनिक इस देश को दिए हैं, जिन्होंने अपने अदम्य साहस से न केवल देवभूमि, न केवल विश्व को शांति का मार्ग दिखाया है, वरन शौर्य और वीरता का भी उसका भी उन्होंने हमेशा प्रदर्शन किया है। मैं आप सब लोगों के बीच में ही बड़ा हुआ हूं, आप सब लोगों के बीच में से निकला हूं। एक पूर्व सैनिक का पुत्र होने के नाते मेरे लिए गर्व का विषय है कि मैं आप सबके समक्ष वीर सैनिकों के समर्पित इस श्रद्धांजलि के कार्यक्रम में, जो कि सैन्य धाम के लिए हर आंगन से ये पवित्र माटी वहां जाने वाली है, उस कार्यक्रम में मैं उपस्थित हूं। मैंने सैनिक की वीरता तो बाल्यकाल से देखी है, और मैंने उनके परिजनों का संघर्ष भी मैं देखा है। मैंने उस माँ बाप का दर्द देखा है जिसका बेटा सीमा पर देश की आन बान के लिए लड़ रहा है। मैंने उस पत्नी के आंखों के आंसू भी देखे हैं जो अपने पति की बाट जोते जोते कब बूढ़ी व बीमार हो जाती है पता ही नहीं चलता है। मैंने उन बच्चों को भी देखा है जो अपने पिता से गले मिलने को व्याकुल रहते हैं। कितना संघर्ष है एक सैनिक के जीवन में, इसके बावजूद वो पूरी दृढ़ता से, पूरी हिम्मत से, पूरी मेहनत से, पूरे परिश्रम से और पूरे साहस और स्वाभिमान को बचाने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। वीर सैनिकों का सम्मान, शहीदों का सम्मान हम में योग्यता नहीं है, परंतु उनको सम्मानित करके, आज वीर नारियों को सम्मानित करके, हमारे उन शहीदों को हम स्मरण करके स्वयं को सम्मानित महसूस करते हैं। वीर शहीदों का जो संघर्ष है, जो उनका बलिदान है, हम कभी भूल नहीं सकते हैं। सैनिकों के प्रति हमारी सरकार और हमारी पार्टी का समर्पण किसी से छुपा हुआ नहीं है। जनसंघ के समय से ही हम सैनिकों का यथोचित सम्मान देने के लिए संघर्ष करते रहे हैं। अभी जैसा स्वामी यतीश्वरानंद जी ने बताया, अटल जी का शासन हो या वर्तमान में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का शासन हो, हमने हमेशा ये चाहा है देश के लिए प्राणों का न्यौछावर करने वाले वीर सैनिकों व उनके परिवारों का उनका सही हक मिल सके। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश मजबूत हाथों में है। अब सुरक्षा में लगे सैनिकों को दुश्मन की गोलीबारी का जवाब देने के लिए सरकार से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। पहले के समय में क्या होता है, आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर कोई गोली दूसरी तरफ से आती थी तो पूछना पड़ता था, कंपनी कमांडर पूछता था ब्रिगेड से, ब्रिगेड वाले पूछते थे डिप से, डिप वाले पूछते थे कमांड से, और कमांड वाले पूछते थे मंत्रालय में जाकर
तब जाकर फैसला होता था। लेकिन जब से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने तब से उन्होंने तय किया कि अगर कोई भी दुश्मन की गोली आती है तो किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, गोली का जवाब गोली से दिया जाएगा। आज देश के अंदर पहली बार ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो अपनी होली हो, अपना दिवाली हो, अपना जन्मदिन हो, वो कहीं प्रधानमंत्री निवास के अंदर नहीं मनाते। वो अपनी होली और अपनी दिवाली, अपना जन्मदिन कहीं मनाते हैं तो उन सैनिकों के बीच में जाकर मनाते हैं जो सीमाओं 24 घंटे देश की रक्षा के लिए लगे हुए हैं। हमेशा सेना के मनोबल को बढ़ाने का काम मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। आज मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सेना सटे साटे हम समाचरित के सिद्धांत का अनुसरण कर सभी दुश्मनों का दांत खट्टा करने का मादा रखती है। आज सेना का मनोबल अभूतपूर्व से बढ़ा है। अब सेना को निर्णय लेने में पूरी छूट है। सीएम धामी को सुन रहे थे आप। शहीद सम्मान समारोह में शामिल हुए और इस दौरान उन्होंने लोगों के साथ संबोधन किया है, सैनिकों का जिक्र किया और साथ ही कहा है कि सैनिक धाम का जिक्र करते हुए कहा है कि उत्तराखंड यानी देवभूमि सैन्य भूमि भी कहलाती है, तो सैनिकों का पूरा सम्मान किया जाएगा, उनकी तरफ से ये कहा गया। चलिए आगे रुक करते हैं। बड़ी जानकारी सामने आ रही है। 4 दिसंबर को पीएम नरेंद्र मोदी देवभूमि आएंगे। 4 दिसंबर को उनका उत्तराखंड का दौरा होना है पीएम नरेंद्र मोदी का, और सीएम पुष्कर सिंह धामी की तरफ से जानकारी दी गई है। तैयारियों का जायजा सीएम धामी की ओर से लगातार लिया जा रहा है। 30,000 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। 1 लाख लोगों की उपस्थिति कराने का लक्ष्य रखा गया है। जनसभा की जाएगी और इस जनसभा में 1 लाख लोगों की उपस्थिति दर्ज कराने का लक्ष्य रखा गया है। पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से भाषण होना है और उस पर पूरे देश की नजर टिकी रहेगी। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी की ओर से यह जानकारी दी गई है। 4 दिसंबर को पीएम नरेंद्र मोदी एक बार फिर उत्तराखंड पहुंचेंगे और 30,000 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास किया जाएगा। सौगात दी जाएगी उत्तराखंड वासियों को। विधानसभा चुनाव होने हैं 2022 में और उससे पहले पीएम नरेंद्र मोदी एक बार फिर उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। बीजेपी के तमाम शीर्ष अधिकारी, बड़े चेहरे लगातार उत्तराखंड का रुख कर रहे हैं और जमीन तलाशने की रुख अपनी ओर करने की पूरी कोशिश की जा रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी की एक विशाल जनसभा जिसमें लाखों लोगों को संबोधित करेंगे, उसकी तैयारियों के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। सारी तैयारियां देख रहे हैं कि किस प्रकार से हमारे यहाँ पर किस प्रकार की व्यवस्था होनी है, उसी के संबंध में हम लोगों ने चर्चा की है। माननीय प्रधानमंत्री जी उस दिन जो लगभग 4,000 करोड़ की योजनाएं जो पूरी हो गई हैं, उन योजनाओं का लोकार्पण करेंगे और 26,000 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास करने वाले। उसके अलावा जो अन्य योजनाएं हैं उनका भी हम अभी समीक्षा कर रहे हैं कि कौन कौन सी योजनाएं शिलान्यास और लोकार्पण के लिए तैयार हैं। उसी संबंध में हम लोग यहाँ आए हैं। बड़ा उत्साह है सभी कार्यकर्ताओं में, उत्तराखंड की जनता में, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी का उत्तराखंड की जनता के साथ, उत्तराखंड के साथ उनका विशेष प्रकार का एक लगाव है। कर्म और मर्म का रिश्ता उनका यहाँ से है और उत्तराखंड के लोग भी उनकी हमेशा प्रतीक्षा करते हैं, उनको सुनना चाहते हैं, उनको देखना चाहते हैं, उनसे मिलना चाहते हैं। तो प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं तो निश्चित रूप से हम सभी लोगों के लिए एक बहुत खुशी की बात है और बहुत ही उत्साह का वातावरण यहाँ पर तैयार हो रहा है। प्रधानमंत्री के दौरे की खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे साथ जुड़ गए हैं धनराज गर्ग, संवाददाता। धनराज, 4 दिसंबर को पीएम नरेंद्र मोदी एक बार फिर उत्तराखंड पहुंच रहे हैं, क्या जानकारी मिल रही है आपको? सोनिका, बिल्कुल जिस तरीके से उत्तराखंड 2022 का चुनाव नजदीक आ रहा है तो उसी को देखते हुए कहीं न कहीं बीजेपी अपनी कमर कस चुकी है और तमाम चुनाव की तैयारी को लेकर कहीं न कहीं जो बीजेपी के राष्ट्रीय नेता है वो लगातार उत्तराखंड का दौरा कर रहे हैं। आज नेता उत्तराखंड आए थे, अमित शाह उत्तराखंड आए थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद उत्तराखंड आ चुके हैं। एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 दिसंबर को उत्तराखंड आ रहे हैं और देहरादून की धरती पर यानी कि परेड ग्राउंड में वो जनसभा को संबोधित करेंगे। वही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया है कि जब प्रधानमंत्री उत्तराखंड आएंगे तो कहीं न कहीं 30,000 करोड़ की जो योजनाएं है, जिसमें कहीं न कहीं जो विकास की योजनाएं हैं, सड़क निर्माण को लेकर है, कुछ पेयजल को लेकर है, अन्य कई तरह की योजनाएं इसमें शामिल है और उनको लेकर शिलान्यास भी करेंगे। तो अब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परेड ग्राउंड से गरजेंगे तो देखने वाली बात होगी कि आखिर किस तरीके से वो गरजते हैं और किस तरीके से 2022 के चुनाव का संगनाथ उत्तराखंड से करते हैं। लेकिन वही कहीं ना कहीं जिस तरीके से लगातार विपक्ष भी हमलावर है तो उसको देखते हुए भी कहीं ना कहीं विपक्ष भी आवाज उठा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, लेकिन उनको कहीं ना कहीं जनता से मिलने का मौका देना चाहिए था। और साफ तौर पर जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड आते हैं तो निराशा ही जनता को हाथ लगती है।
जी सोनिका। और एक बार फिर पहुंच रहे हैं, क्या कुछ और उनकी कार्यक्रम तय है 4 दिसंबर वाले दिन? क्या उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर के भी बैठक की जाएगी कार्यकर्ताओं के साथ? क्या कुछ तय है इसे लेकर? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 दिसंबर को उत्तराखंड पहुंचेंगे। सबसे पहले वो जनसभा को संबोधित करेंगे परेड ग्राउंड से, और उसके बाद जो 30,000 करोड़ की योजनाएं हैं उनका शिलान्यास करेंगे। और उसके बाद जिस तरीके से 2022 का चुनाव भी नजदीक आ रहा है, तो उसको देखते हुए कहीं ना कहीं वो जो कार्यकर्ता है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है या फिर मंत्री है या विधायक है, उनको भी कोई ना कोई मंत्र जरूर जीत कर देकर जाएंगे कि 2022 में किस तरीके से सत्ता में दोबारा वापसी करनी है और किस तरीके से सत्ता हासिल करनी है सोनिका। और इसी बीच धनराज, आज देवस्थानम बोर्ड के मुद्दे का अगर जिक्र किया जाए तो भंग हो चुका है। तो आने वाले दिनों में यानी 4 दिसंबर को जब पीएम नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे तो क्या लगता है तीर्थ पुरोहितों से भी मुलाकात कर सकते हैं? क्योंकि नाराजगी तो चल रही थी, कहा जा रहा है कि अब खत्म हो चुकी है। जी बिल्कुल सोनिका, जिस तरीके से तीर्थ पुरोहितों का मुद्दा कहीं ना कहीं एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा था देवस्थानम बोर्ड को लेकर, जिस पर विराम लगता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो समिति बनाई थी उसकी जो रिपोर्ट थी वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंपी गई। 89 पन्नों की वो रिपोर्ट थी और उसका अध्ययन करने के बाद कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज वो देवस्थानम बोर्ड को भंग कर दिया है। तो कहीं ना कहीं अब जो नाराजगी तीर्थ पुरोहितों की थी वो दूर हो चुकी है, क्योंकि तीर्थ पुरोहितों की सिर्फ एक ही मांग थी कि जो देवस्थानम बोर्ड बनाया गया है इसकी भंग किया जाए। और कहीं ना कहीं ये परिणाम माना जा सकता है कि कहीं ना कहीं जो 4 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देहरादून आ रहे हैं, कहीं इसको देखते हुए भी ये फैसला जल्द लिया गया। बनाए रखिएगा, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। आगे रुक करते हैं, नया वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर के धामी सरकार अब सतर्क मोड में आ गई है। तो नए वेरिएंट को लेकर के धामी सरकार सतर्क मोड में है। सीएम ने प्रदेश में सैंपल जांच बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। घर घर जाकर कोविड के टीके लगाए जाए, ये कहा गया है सीएम धामी की तरफ से। माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाकर निगरानी की जाए, सीएम धामी की ओर से सख्त निर्देश दिए गए हैं। ये सीएम धामी लगातार एक्टिव मोड में हैं। वायरस को लेकर के वैक्सीनेशन का जिक्र करें तो रिकॉर्ड स्तर पर चलाया जा रहा है उत्तराखंड में। वहीं एयरपोर्ट पर सख्ती और बॉर्डर और रेलवे स्टेशन पर RT-PCR जांच हो, ये कहा गया है सीएम धामी की ओर से। एयरपोर्ट पर जो भी लोग आ रहे हैं बाहर से उनकी जांच की जाए और जो गाइडलाइन बनाई गई है उससे गुजरना होगा उन्हें। और वहीं बॉर्डर और रेलवे स्टेशन के लिए कहा गया है कि RT-PCR जांच की जाएगी, आपको अपनी नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी, उसके बाद ही आपको उत्तराखंड में प्रवेश मिल पाएगा। तमाम गाइडलाइंस जारी की गई हैं केंद्र सरकार की ओर से भी, राज्य सरकारों की ओर से भी। तो सीएम धामी अलर्ट मोड में आ गई है। इससे पहले बीते दिन देखा गया 11 वरिष्ठ अधिकारी जो कोरोना संक्रमित पाए गए, पुलिस कर्मी संक्रमित पाए गए राज्य के अंदर। इसे देखते हुए धामी सरकार अब अलर्ट मोड में आ गई है और लगातार कोशिशें की जा रही है कि किसी तरह की लापरवाही ना हो सके या ये वायरस और ज्यादा ना फैल पाए। इसे लेकर के सीएम धामी की ओर से तमाम निर्देश दिए जा रहे हैं। अधिकारियों को सतर्क मोड में रखा गया है। अस्पताल स्वास्थ्य विभाग को भी अलर्ट मोड पर रखा गया। संचित शर्मा मेरे साथ जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। संचित, सीएम धामी अब सतर्क मोड में है, अलर्ट नजर आ रहे हैं नए वेरिएंट को लेकर के, क्या कुछ तैयारी की जा रही है उत्तराखंड सरकार की ओर से? देखिए सोनिका, आपको बताना चाहूंगा कि कल एक हाई लेवल कमेटी की बैठक हुई जिसमें स्वास्थ्य मंत्री भी मौजूद रहे कोरोना को लेकर के, और तमाम जो तैयारियां होनी चाहिए उसको दोबारा से सुनिश्चित कर दिया गया है। क्योंकि देखिए थर्ड वेव को लेकर के सरकारों की पहले ही तैयारियां थी और उत्तराखंड सरकार ने पूरी तैयारियां कर ली थी। उसी को लेकर के कल दोबारा से सारी तैयारियों का जायजा लेने का अधिकारियों को निर्देशित किया गया। सारी तैयारियां रहे, सारे इंतजाम रहे और बाहर से आने वाले जो राज्यों से अलग लोग हैं सारे बॉर्डर पे दोबारा चेकिंग करने के आदेश जारी करे गए हैं। और जानकारी ये भी दीजिएगा, अस्पतालों का भी जिक्र करें कि अस्पताल कितने तैयार है, क्योंकि वायरस एक बार फिर उत्तराखंड में देखा जा रहा है और एक नया वेरिएंट जो खतरनाक कहा जा रहा है। देखिए जो नया वेरिएंट है उसकी अगर पुष्टि की बात करें तो हालांकि उत्तराखंड में या इंडिया के अंदर अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन सरकारों की अगर बात करें, उत्तराखंड राज्य की अगर बात करें तो उत्तराखंड सरकार ने जो अस्पताल में व्यवस्थाएं होनी चाहिए, चाहे वो ऑक्सीजन प्लांट को लेकर के हो, चाहे वो ICU को लेकर हो, चाहे वो नियोनेटल ICU को लेकर के हो, ये सारे ही तैयारियां सरकार ने कर ली है। साथ ही साथ अगर इंतजाम की बात करें तो उसका हमने खुद ग्राउंड लेवल पे जाकर के जायजा किया कि जो सरकार दावे और वादे कर रही है तो सारी जो तैयारियां हमको मुकम्मल मिली, वहाँ पर सारी तैयारियां हमको देखने के लिए मिली। बिल्कुल संजित, राज्य सरकारें तमाम कोशिशें कर रही हैं, सभी सीएम धामी की ओर से भी तमाम प्रयास किए जा रहे हैं
नए वेरिएंट को लेकर के भी और जो खतरा बढ़ने लगा है उसे लेकर के। बहुत शुक्रिया संजय, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो जिस तरीके से नया वेरिएंट पूरे देश भर में हड़कंप मचा रहा है, तो आपको भी सावधान रहने की आवश्यकता है और सावधान रहे, सतर्क रहे, मास्क लगाए, जब भी घर से बाहर निकलते हैं तो कोविड गाइडलाइंस का पूरी तरीके से पालन करते रहे। इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।